मुख्यमंत्री जी के बयान हमेशा उसी समय आते हैं जब या तो कोई रैली होने वाली होती है या आंदोलन की आगे की रणनीति तय हो रही होती है। तो कानून तो लाया नहीं जा रहा है, कानून के बारे में बातें की जा रही है कि हम कानून लाएंगे। ये बड़े बड़े पूंजीपति या कुछ अपराधी तत्व के लोग सोचते हैं भैया यहाँ जमीनें बिकने वाली हैं। ऐसी बयान दिया था कि जब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम आपको मजबूत भू कानून देंगे। जी हाँ, भू कानून का सच हमने यहाँ पर लिखा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि उत्तराखंड देवभूमि के उस कानून को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसको लेकर के बीते 24 वर्षों में खूब संघर्ष हुआ, खूब आंदोलन किए, सड़कों पर लोग उतरे, खूब चर्चाएं हुई, मगर अभी तक ये कानून राज्य को नहीं मिल सका। बहुत स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे उत्तराखंड न्यूज़। दरअसल हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान जुड़ रहे हैं जो बीते 24 वर्षों में जो संघर्ष हुआ है, जिस अंदाज में इस कानून को लेकर के मांगे उठी हैं, कहां कहां पर रोड़ा अटका है, कहां कहां पर बैरिकेड्स लगे, 2017-18 में क्या हुआ, इस राज्य के गठन के बाद से भू कानून जब बनना था अब तक क्यों नहीं बन सका, इन तमाम चीज़ों के सवालों का विस्तार से जवाब देंगे, क्योंकि वो खुद मूल निवास और भू कानून के समिति के सह संयोजक हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लुशुन टोडरिया जी, जो कि उत्तराखंड से सीधे जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका लुशुन टोडरिया जी उत्तराखंड न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद जी लुशुन टोडरिया जी, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे आप लोग जिन चीज़ों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर, मगर पहली नज़र में आपके नाम को देख करके लुशुन टोडरिया, अब इसको लेकर के बड़ी चर्चाएं भी रहती हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद किसी विदेशी क्रांतिकारी के नाम पर आपका नाम रखा गया। देखिए जबर भाई, ऐसा है कि मेरे पिताजी खुद भी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और उन्होंने पूरे विश्व के आंदोलन को पढ़ा है, पत्रकार रहे हैं, वो पेशे से पत्रकारिता करी है उन्होंने बहुत वर्ष। तो वो एक लुशुन क्रांतिकारी हुआ करते थे, चीन के, चाइना के लेखक थे, मुख्य रूप से लेखक थे, कवि थे, और अपनी लेखनी से उन्होंने चाइना में एक बहुत बड़ी मतलब क्रांति भी लाई थी। तमाम तरह से उस समय के समाज जो के और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाते थे, समाज को एकजुट किया था। तो उसी से उनकी कहानियां और उनकी कविताएं, संघर्षों की, आंदोलनों की पढ़ के हमारे पिताजी काफी उनसे प्रेरित हुए थे। तो उसी उस पे उन्होंने फिर मेरा नाम भी लुशुन जो है उसी उनके नाम पे ही रखा है। तो क्योंकि वो भी एक आंदोलनकारी थे, पत्रकार थे, तो कविताएं लिखते थे खुद, तो पढ़ते थे, तो उन्होंने लुशुन के जीवन से प्रेरणा लेके मेरे नाम भी लुशुन पकड़ा। और चूंकि आपके पिता भी एक लेखक थे, एक पत्रकार थे, और जिनके नाम से प्रभावित होकर के चीन के उस महान लेखक के नाम से जो क्रांतिकारी लेखक जाने जाते हैं, वो झलक हम आप में भी देख रहे हैं। पूरा उत्तराखंड आप में भी वो झलक देख रहा है, और असर है कि आप सड़कों पर इन तमाम मुहिम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब जो इस वक्त स्थिति है भू कानून को लेकर के, मूल निवास को लेकर के, हालांकि बीते दिनों तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि साहब हम तो बनाने जा रहे हैं भू कानून। क्या अभी भी आंदोलन की ज़रूरत है? आप लोग मुतमईन हो गए या फिर अभी संतुष्टि नहीं है जब तक कानून ना बन जाए? देखिए जबर जी, जब ऐसा है, मुख्यमंत्री जी के बयान हमेशा उसी समय आते हैं जब या तो कोई रैली होने वाली होती है या आंदोलन की आगे की रणनीति तय हो रही होती है। और क्योंकि 24 दिसंबर को भी हमने देखा था, जो हमारी पहली रैली हुई थी देहरादून में मूल निवास भू कानून को लेके, उस समय भी मुख्यमंत्री जी का यही बयान आया था कि मैं भू कानून मूल निवास के लिए प्रतिबद्ध हूँ, उसमें काम करेंगे। परंतु जैसी पहली रैली हुई उसके बाद वो फिर भूल गए। उसके बाद लगातार बीच बीच में जैसी रैली हो रही थी तो कभी वो बयान दे रहे थे। सन 2022 जो 2022 में विधानसभा चुनाव था, उससे पहले भी भू कानून की मांग चल रही थी, तो उन्होंने उस समय भी ऐसी बयान दिया था कि जब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम आपको मजबूत भू कानून देंगे। और इस समय भी ऋषिकेश महारैली से 2 दिन पूर्व उन्होंने ये बयान दिया कि सरकार अगले बजट सत्र पे भू कानून लागू करेगी। जी जबर जी, अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी इतने ही गंभीर थे या उत्तराखंड की सरकार इतनी ही गंभीर थी भू कानून को लेके, तो अभी कुछ दिन पहले तो विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित हुआ था। गैरसैंण के अंदर भू कानून की चर्चा क्यों नहीं हुई? गैरसैंण के अंदर मूल निवास की चर्चा क्यों नहीं हुई? विपक्ष जब सामने था, आप अगर अपने वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए तो आप वहां विधेयक ला सकते हो, प्रस्ताव ला सकते हैं, परंतु जब भू कानून की बात होती है, जब मूल निवास की बात होती है, तो गैरसैंण में तो आपके मुंह में ताले लग गए।
आप तो उदाहरण दे सकते थे गैरसैंण से, जो पहाड़ की आत्मा बोलते हैं, जो उत्तराखंड आंदोलन की उत्तराखंड राज्य की भी आत्मा थी, आंदोलन के समय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था गैरसैंण। वहां के विधानसभा सत्र में आप कानून मूल निवास पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन या एक स्टैंड ले सकते थे, परंतु आपने उस समय कुछ नहीं कहा। अब आप कह रहे हैं कि अगले बजट सत्र में भू कानून लागू हो जाएगा, तो अगला बजट सत्र 6 महीने बाद या अगर 1 साल बाद होगा, तो इस बीच जो जमीनों की बिक्री होगी या सौदेबाजी होगी उसका क्या? और जो आप बीच में बयान देते हैं, कमेटी बनाते हैं, वो कमेटियों में जब तक आप उसमें डिस्कशन करते हैं तब तक तो जमीनें यहाँ बिक रही हैं, उसका हिसाब कौन देगा? 2022 में चुनाव के बाद जो जमीनें बिकी है उसका हिसाब कौन देगा? और सबसे बड़ी बात है, जो 2018 में उस समय के जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो इन्वेस्टर समिट के नाम पे जिन्होंने भूमि कानूनों में संशोधन किया और खुर्द-बुर्द कर दिया, मतलब खुली लूट माफियाओं के लिए खोल दी और लोगों के लिए खोल दी, तो उसके बाद से जो जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है उसका हिसाब कौन देगा? मतलब एक बार अगर आप ये कहते हैं कि मैं भू कानून लाने वाला हूं, लाऊंगा नहीं, लाने वाला हूं, उससे क्या होता है? उससे माफिया, ये बड़े बड़े पूंजीपति या कुछ अपराधी तत्व के लोग सोचते हैं भैया यहाँ जमीनें बिकने वाली हैं, जमीनें खरीदने, जमीनों में कानून आने वाले हैं कि अगले बजट सत्र के आने से पहले ये जो वक्त है, ये जो समय है, एक समय मिल गया, एक पीरियड मिल गया ऐसे भू माफियाओं के लिए और बाहरी लोगों के लिए जमीन को खरीद लेने का। साहब इतने महीने का वक्त बचा है, चलिए खरीद लेते हैं सारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक गेट खोला जा रहा है कि एक टाइम लिमिट बनाई जा रही है कि इसमें माफिया, ये तो स्वाभाविक बात है, जब बात फैलेगी तो ये होगा कि भाई भू कानून आ सकता है, जमीनों का कानून आ सकता है, तो तब तक जमीनें अपने हिसाब से जमीनें ले लो, खरीद लो। तो ऐसी 2022 के बाद जब उन्होंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की जो ने बोला था कि कानून लागू करेंगे, उसके बाद भी तो कितनी जमीनें बिक रही हैं। तो कानून तो लाया नहीं जा रहा है, कानून के बारे में बातें की जा रही है कि हम कानून लाएंगे, परंतु जमीनें तो हर दिन बिक रही हैं। तो ये मतलब एक खुली आमंत्रण दिया जा रहा है माफियाओं को कि आप उत्तराखंड की जमीनों में, ठीक है, लूट के लिए उत्तराखंड अभी भी खुला है। मगर ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर समिट जब हुई, उस वक्त में एक तब्दीली की गई थी उस कानून में, या फिर उसमें छूट दी गई बाहर के लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अभी की जो सरकार है वो तो ऐसा लग रहा है कि हाव भाव से कि नहीं साहब इस पर काफ़ी संजीदा है, भू कानून लाना चाहती है। आप लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, अगर गंभीर होते तो जो 2018 का जो विधेयक था या उसी को रोल बैक कर देते। वो तो रोल बैक भी नहीं हुआ, जब बल्कि एक कदम आगे जाके उन्होंने तो जो पहले तो एक ये भी खुला था कि कृषि योग्य भूमि को कृषि करने के लिए आपको परमिशन लेनी, अब तो वो भी नहीं रहा। तो ये लगातार ऐसा हो रहा है कि धामी जी ने, कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कुछ गंभीरता, वो बयान देते हैं, मैं ये बता रहा हूं, अगर गंभीर होते ये उत्तराखंड के पहाड़ों को या हिमालय को या उत्तराखंड की जमीनों को बचाने के लिए अगर वो गंभीर होते तो विधानसभा के अंदर तो कम से कम बात करते हैं। सिर्फ कैबिनेट भारी बयान से या कोई एक आदेश से भू कानून लागू नहीं होगा। उत्तराखंड में भू कानून तब लागू होगा जब विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित होगा, जब विपक्ष के साथ चर्चा होगी, जब बकायदा विधानसभा में भूमि कानून बनेगा, तभी जाके मजबूत भू कानून बनेगा। सिर्फ बयान देने से काम चलेगा। आप लोगों की चिंता इस बात से ज्यादा है कि साहब अभी कुछ वक्त के लिए सरकार ने एक ऐलान करके टाल दिया है, आगे भी पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, इस असमंजस की वजह से चिंता ज्यादा है? या फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं साहब इतना लटकाया क्यों जा रहा है? अभी जैसे 2018 के बयान को एक रोल बैक कर दिए होते उस कानून को या उस बदलाव को, तो यकीन हो जाता। चिंता किस बात से ज्यादा आप लोगों को? देखिए, चिंता दोनों बात से है कि क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि सिर्फ बयानों में काम हो रहा है। कमेटी भी बनाई थी सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है पब्लिक के सामने। और सिर्फ अगर बयानबाजियों की बात करी जाए तो ये तो इससे हमें उत्तराखंड के जो हितैषी लोग या उत्तराखंड के जो हमारे जो भूमि धारक लोग हैं, उनका भूमि होने का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से इस मामले में अभी तो कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। इस बात की ज्यादा चिंता है कि अब जो जमीनों की खुली लूट, क्योंकि हमारे पास वैसे भी उत्तराखंड में जो अब मूल निवासियों के लिए है, उत्तराखंड में वैसे ही अब बहुत कम जमीन बची है, और उस जमीन को भी अगर उस खरीद फरोख्त, अगर उसमें खरीद फरोख्त की जो दर है वो बढ़ती जाएगी, तो जब तक ऐसा ना हो कि एक ऐसा, जब तक भू कानून आएगा
तब तक तो जमीनें ही नहीं बचेंगी। तो उस कानून का फायदा क्या, तब मूल निवासियों के हितों की संरक्षण सुरक्षा कैसे होगी। तो ये हम वही कह रहे हैं बार बार, हमेशा से हमारा एक ही था कि 1 साल तो आंदोलन को वैसे ही हो गए, और उससे पहले समय से वो कानून की बात होती थी, मूल निवास की बात होती थी, परंतु तब भी उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी सिर्फ बयानबाजी में ही व्यस्त हो रखे हैं। वो दिखाते तो है कि मैं चिंतित हूं और लागू करूंगा, परंतु लागू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। यूसीसी यूसीसी के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ इस प्रदेश में। यूसीसी तुरंत विधेयक बनके, प्रस्ताव बनके पास हो जाता है, और जो उत्तराखंड की जब इतनी बड़ी संख्या में उत्तराखंड की जनता सड़कों पे आती है भू कानून मूल निवास की, उसके लिए कानून बनता ही नहीं है, उसके लिए विधानसभा में चर्चा ही नहीं होती है, उसके लिए विधानसभा में विधेयक पारित ही नहीं होता है। तो क्या उनको भू कानून का आंदोलन नहीं दिखता क्या, मूल निवासियों का आंदोलन नहीं दिखता क्या। यूसीसी के लिए तो आपने पल भर की देर नहीं करी, और यूसीसी और उसके बाद आप अपने पीठ भी थपथपा रहे हो कि हमने एक यूसीसी लाया है, परंतु जहां हम भू कानून और मूल निवास के लिए इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, जन आंदोलन हो रहा है, हर विधानसभा क्षेत्र से, हर ब्लॉक से, हर गांव से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वो जनता आखिर आपको क्यों नहीं दिख रही है, उनकी मांगे आप दरकिनार क्यों कर रहे हो। इसके पीछे वजह क्या है, क्या आपका माफियाओं के साथ गठजोड़ है, क्या माफिया आपकी सरकार चला रही है, क्या भारी जो पावरफुल लोग हैं जो उत्तराखंड में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, क्या आप उनकी कठपुतलियां बन के रह गए हो क्या। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं लक्ष्मण जी, मगर मेरा सवाल ये है कि अब तक 24 साल होने को हैं इस राज्य के गठन के हुए, सरकारों की उदासीनता आखिर है क्यों इस कानून के प्रति। दिक्कत क्या है, क्या इस कानून को बना देने के बाद में कोई बहुत बड़ा नुकसान सरकार में बैठे हुए लोगों का हो जाएगा, आखिर है क्या, वजह क्या है, क्या समझ में आता है। देखिए जी, 24 सालों में इस उत्तराखंड में हुआ ही क्या है, सिर्फ किरदार बदले हैं, नाटक वही चल रहा है। सरकार बदली है, नाटक वही चल रहा है उत्तराखंड को बेचने का, और ये नाटक तो ये दिखा रहे हैं कि हम उत्तराखंड के हितैषी, पर असल खेल पीछे चल रहा है भारी माफियाओं को यहाँ की जमीनें खुर्द-बुर्द करने का, आपराधिक तत्वों को यहाँ बसाने का, और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको अल्पसंख्यक बनाने की एक सुनियोजित साजिश है। क्योंकि उत्तराखंड की सरकारें हमेशा से यहाँ, चाहे वो दोनों पार्टियों की सरकार हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, दोनों यहाँ बारी बारी से आए, परंतु दोनों ने अपने आप को उत्तराखंड का जो उनका कर्तव्य होना चाहिए था कि उत्तराखंड की जनता को के अधिकारों को सुरक्षित रखना था, उत्तराखंड की जल जंगल जमीन को बचाना था, हिमालय राज्य के हिसाब से यहाँ नीतियां बनानी थी, परंतु यहाँ खुली छूट दे दी गई है भारी माफियाओं के लिए। कानून नहीं आए क्योंकि कहीं ना कहीं से उन दिल्ली से संचालित इन दलों पे कहीं ना कहीं से दबाव था कि उत्तराखंड में आप लोगों को हमारे हिसाब से चलना है। तो कभी कोई मजबूत कानून यहाँ बन नहीं पाया जमीनों का, कभी यहाँ के जो मूल निवासियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं भारी माफियाओं के दबाव में उत्तराखंड की सरकारें यहाँ काम कर रही थी। ऐसे लोगों के दबाव में सरकारें काम कर रही थी जो उत्तराखंड की जमीनों को लूटना चाहते थे, उनको कब्जाना चाहते थे, और आज भी वही हो रहा है। 24 सालों से उत्तराखंड की जनता त्रस्त हो गई है। उन्होंने सोचा कि अब अगली सरकार आएगी वो करेगी, अब वो सरकार आएगी वो करेगी, परंतु यहाँ जनता को फुटबॉल बना दिया है। कभी कांग्रेस किक मारती है, कभी भाजपा किक मारती है, परंतु उत्तराखंड के हित में जो काम करना था वो किसी भी सरकार ने नहीं किया। कोई भी एक ऐसा नेता, एक ऐसा नेतृत्व, एक ऐसा लीडर उत्तराखंड में नहीं आया, उत्तराखंड की सरकार में नहीं आया जो सच में उत्तराखंड हितैषी हो और उत्तराखंड के हितों में नीतियां बनाना चाहता हो। इसलिए जो आज पहाड़ का जो अंतिम व्यक्ति है वो भी बड़ा क्षुब्ध हो चुका है, रुष्ट हो चुका है, निराश हो चुका है। पूरे पहाड़ के हालत देख के कि ना अस्पताल मिले, ना शिक्षा मिली, ना रोजगार मिला, जी लक्ष्मण जी, जो थोड़े बहुत अधिकार जी उनकी जमीनों के वो भी खत्म हो गए। ठीक है, मगर लक्ष्मण जी इसका मतलब तो ये भी नहीं ना कि उत्तराखंड में रह करके हिमाचल का नारा लगाया जाए, हिमाचल प्रदेश का नारा उत्तराखंड में लगे तो ये तो सरकार को ठीक नहीं लगेगा ना। हिमाचल जैसे कानून के हिमाचल नहीं, क्या नारा हिमाचल जैसे कानून के लिए, भू कानून के लिए। देखिए हम देखिए उत्तराखंड, देखिए हम ऐसा तो नहीं है कि हमारी किसी से लड़ाई है। देखिए हिमाचल, हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि फुल कॉपी पेस्ट हिमाचल जैसा भू कानून हो। हिमाचल का अपना एक भू कानून है,
नॉर्थ ईस्ट के अपनी जमीनों की संरक्षित करते हैं, हिमाचल के कानून में भी लूप होल हो सकते हैं। हम ये चाहते हैं, तभी हम कह रहे हैं को, पहाड़ को, तराई को स्टडी करके ड्राफ्ट, तभी हम कह रहे हैं कि जो ड्राफ्ट बने वो पब्लिक किया जाए। जो उत्तराखंड की अपनी एक परिस्थितियां हैं, उत्तराखंड के हिसाब से, उत्तराखंड के एक जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसी हिसाब से एक मजबूत कानून बने। और हिमाचल में फिर भी जमीनों के अधिकार, फिर भी ऐसी बात नहीं है, वहां भी जो जमीनों के अधिकार हैं, वहां के जो कृषक हैं वो उनकी जमीनों को गैर कृषक नहीं खरीद सकता। तो उस हिसाब से वहां के जो मूल निवासियों को है उनको उनकी जमीनों को संरक्षण प्राप्त है। तो हो सकता है वहां लोग बोलो, तो इसलिए हमने ये कहा कि जो उत्तराखंड के हिसाब से अपना एक कानून बने। उत्तराखंड राज्य एक जन आंदोलन का राज्य है। उत्तराखंड राज्य जो आंदोलन से निकला हुआ राज्य है। उत्तराखंड एक ऐसी भूमि रही है जो अपने अधिकारों के लिए जो लड़ना जानती है। इसलिए उत्तराखंड की जनता का इसलिए सम्मान होना चाहिए क्योंकि वो जनता ने इतने बड़े संघर्ष के बाद ये राज्य दिलाया। और ये सम्मान तभी हो सकता है जब आप यहाँ के मूल निवासियों को की रक्षा करें, जब उनके मूल निवासियों के हितों की रक्षा करें, उनकी जमीनों की रक्षा करें, उनकी संस्कृति की रक्षा करें, उनके समाज की रक्षा करें। तो जहां बात आती है, हम विभिन्न राज्यों के जमीनों के कानून को सरकार को स्टडी करना चाहिए। हिमालय राज्य, क्योंकि हम एक हिमालय राज्य हैं, तो हम हिमालय राज्यों की तरफ भी देखेंगे, नहीं, बात आपकी हिमाचल की बिल्कुल तरफ ठीक देखेंगे है। हम। लेकिन ये क्या वजह है कि दोनों ही हिमालयी राज्य है, हिमाचल प्रदेश भी, उत्तराखंड भी, एक राज्य में कानून बन जाता है, लागू भी हो जाता है, चीज़ें वहाँ पर व्यवस्थित हैं, दूसरे राज्य में कानून बन ही नहीं पाता है अभी तक इतने वर्षों के बाद। इस आखिर कहाँ चीज़ें अटक रही है? देखिए, मुझे लगता है कि देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि हिमाचल के लिए कोई एक आंदोलन नहीं हुआ, राज्य के लिए इतना कोई बड़ा, उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन हुआ था। परंतु जो राज्य बनने के बाद लीडरशिप हिमाचल को मिली, शायद वो उत्तराखंड को नहीं मिली, क्योंकि हिमाचल में यशवंत सिंह परमार जी पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तमाम तरह से हिमाचल के किसानों के, हिमाचल के नौजवानों के, हिमाचल की महिलाओं के अधिकार सुरक्षित करे। और शुरुआत से ही उन्होंने अपना जो हिमाचल प्रदेश लैंड एबोल्यूशन जो एक्ट बनाया था, उसमें जो उन्होंने प्रावधान जोड़े थे खरीद फरोख्त के, वो मजबूती से रख दिए थे, जिसकी वजह से हिमाचल राज्य बनने के साथ ही वहां मजबूत भूमि कानून चलता रहा है। वहां आज अगर कोई जमीनों के कानूनों की बात कर देगा कि इसको संशोधन किया जाएगा, तो वहां विवाद की स्थिति हो जाती है। मेरे पिताजी खुद अमर उजाला में हिमाचल में ब्यूरो चीफ रहते थे, पत्रकारिता करी है उन्होंने वहां उस समय। तो हमने हिमाचल बहुत पास से देखा है, तो हमने वहां देखा है कि वहां कैसे अधिकार सुरक्षित है। उत्तराखंड में कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आई जब राज्य बना था। यहाँ सीधा ये हुआ कि एकदम से किसी ने भी राज्य की तरफ ध्यान तो हटा दिया और लूट खसोट और भ्रष्टाचार और तमाम तरह से माफियाओं को यहाँ बसाने की जो कोशिश की गई चंद पैसों के लिए, यहाँ उत्तराखंड के नेताओं ने उत्तराखंड को बेच दिया। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा इस राज्य का कि हम धीरे धीरे हिमालय राज्यों में पिछड़ते गए और आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर हम आज नहीं लड़े तो कल हमारा अस्तित्व पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार अगर भू कानून नहीं ला रही है तो क्या अलग अलग गांव, अलग अलग इलाके अपने तौर पर अपना भू कानून या अपने तौर पर अपना फरमान वहां पर लागू कर देंगे? मैं देख रहा था कई जगहों पर गेट, गांव के बाहर गेट बना करके बोर्ड लगा दिए गए, बाहरी व्यक्तियों का आना, जमीन खरीदना, उनको बेचना वर्जित है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ सब लोग मिलकर कार्रवाई करेंगे। देखिए, जब सरकारें विफल होती हैं तो जनता अपने हिसाब से, क्योंकि हमारा तो मकसद ही आंदोलन का था कि ज्यादा से ज्यादा जनता को जागरूक किया जाए अपनी भूमि बचाने को लेके। तो अगर बिल्कुल टिहरी जिले में ऐसा हुआ है, कुछ और भी क्षेत्रों में ऐसा हुआ है। टिहरी जिले में तो बल्कि 3 गांव या 4 गांव से ज्यादा में ये वहां के प्रधानों ने बैठक करके निर्णय लिया है कि यहाँ कोई भी जो भारी व्यक्ति है वो जमीन नहीं ले सकता। आपस में जन जागरूकता हो रही है, क्योंकि ये आंदोलन घर घर पहुंच रहा है, गांव गांव पहुंच रहा है। तो जनता अपने हिसाब से फैसले ले रही है, जो ग्राम स्तर पे है, व्यक्तिगत स्तर पे भी है, ब्लॉक स्तर पे है। और सरकार को भी चेता रही है कि आप भले ही देर करें पर हम अपने स्तर से जागरूकता और ऐसे निर्णय तो लेंगे ही जिनका हमें अधिकार है। और हम आगे भी, चाहे वो जिला पंचायत हो
आपके क्षेत्र पंचायत हो, ब्लॉक प्रमुख हो या नगर पालिका अध्यक्ष हो, उनके साथ बैठकें करेंगे और पैरेलली हम उत्तराखंड की जमीनों को बचाने की तो पूरी कोशिश करेंगे। सरकार देर करेगी तो उसके अलावा आंदोलन भी करेंगे और पैरेलली एक समांतर रूप से हम अपने जमीन के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे और आपस में उन तमाम संगठन जो जनप्रतिनिधियों के हैं उनसे भी बात करके उत्तराखंड की जमीनों को बचाने के लिए निर्णय लिया जाएगा। ये एक बड़ी अजीब विडंबना है लुशुन जी कि उत्तराखंड के लोग पलायन कर रहे हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए बाहर जा रहे हैं और बाहर के लोग आकर के वहां पर जमीनें खरीद रहे हैं, वहां की संस्कृति, वहां की दूसरी तमाम चीजों में उनका दखल बढ़ रहा। ये एक बड़ी अजीब सी विडंबना नहीं है? बिल्कुल ये विडंबना ही है कि एक ऐसा राज्य जो राज्य में, हिमालय राज्य में संसाधनों की हमें कोई कमी नहीं थी, सभी संसाधन हमें प्रकृति ने दिए हुए थे। पूरे हमारे पास पानी के स्रोत से लेके हमारे पास सब कुछ था, हिमालय था, हमारे पास जड़ी बूटियां थी, हमारे पास फल थे, सब्जी थी, हर तरह से हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं थी। परंतु एक होती है जबरदस्ती नीतियां, राज्य बनता है तो उसकी नीतियां। आज जो गांव, जो हम बोलते हैं कि नदियों का राज्य है, यहाँ से नदियों के स्रोत है इतने विभिन्न, परंतु कहीं बहुत गांवों में पानी नहीं है। बिजली की बात होती है कि तो हम सबसे बड़ा डैम टिहरी डैम बना दिया, इतना बड़ा शहर टिहरी डूब गया और बिजली नहीं है उत्तराखंड में, और होती है बिजली का बिल देना पड़ता है, दुगुना तिगुना चौगुना बिजली का बिल उत्तराखंड के राज्य के निवासियों को देना पड़ रहा है। एक ऐतिहासिक शहर हमने डुबो दिया सिर्फ बिजली के कारण, और बिजली तो दूर की बात, नदियों हमने जैसे बताया पानी नहीं। स्वास्थ्य के लिए हमारे हालात इतने ज्यादा, मतलब ये स्थिति इतनी जर्जर हो गई है स्वास्थ्य सेवाओं की कि आज की डेट में हल्द्वानी, ऋषिकेश, देहरादून में दुर्गम क्षेत्र के व्यक्ति को भी रेफर होकर आना पड़ता है। अब आप सोचिए, पिथौरागढ़ से 400 किलोमीटर दूर हल्द्वानी आता है व्यक्ति अपने इलाज के लिए, दुर्गम चमोली के क्षेत्र से ऋषिकेश एम्स में उसको आना पड़ता है, देहरादून के महंगे अस्पतालों में जाना पड़ता है। क्या इसके लिए संघर्ष हुआ था? क्या इसके लिए वो 42 शहादतें हुई थी? हमने तो उत्तराखंड के शहीदों का अपमान कर दिया है जबरदस्ती, जिन्होंने सपना देखा था कि एक अलग सा राज्य होगा और वहां की नीतियां वहां के निवासियों के हिसाब से बनेगी। वहां पर स्कूली शिक्षा के लिए जो चीज नहीं थी उसको लाने के प्रयास में वक्त लगा, या वक्त लग रहा अलग बात है। जैसा कि आपने कहा कि प्राकृतिक रिसोर्सेज इतने ज्यादा है, मैं देख रहा था कि रिस्पना नदी वो खत्म हो गई, सूख गई एक तरीके से। वो प्रदेश जिसे नदियों का स्रोत कहा जाता है, वहां बचाई तक नहीं जा सकी। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है इस राज्य का कि रिस्पना नदी आपकी सूख गई है और जो तमाम नदियां हैं उसमें भी खतरे बढ़ रहे हैं। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो नदियां हैं जिनको हमें जीवित करना था, वो पुनर्जीवित करने पे भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल लुशुन, ये बातें तो ठीक है, मगर आप लोग इतने लंबे वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, कोई नतीजा नहीं मिला। उत्तराखंड के यूकेडी या फिर दूसरी पार्टियों का सहयोग इसमें किस तौर पर मिलता है आप लोगों को? देखिए, क्षेत्रीय दलों का सहयोग तो रहता ही है, जो विभिन्न पार्टियां हैं। उत्तराखंड क्रांति दल तो राज्य आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका उत्तराखंड क्रांति दल निभाई थी और उनका एक अपना इतिहास रहा है। और जल जंगल जो हम भी उनके जो लीडर हैं, उनको जो पुराने लीडर रह चुके हैं, चाहे वो आपके डीडी पंत जी रहे थे और उस समय के हमारे इंद्रमणि बडूनी जी रहे थे, विपिन त्रिपाठी जी रहे थे, हम उन सब के सपनों के राज्य में ही को बनाने में ही लगे हैं, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड की जल जंगल जमीनों को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया है, राज्य को बनाने के लिए काफी संघर्ष किया है। तो परंतु जो इस समय का दौर था, कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल की कमियां रही थी, मतलब उनके जो शीर्ष नेतृत्व की है उनकी कमियां रही थी। कार्यकर्ताओं तो बड़े जोश में रहते हैं, कार्यकर्ता बड़े उत्तराखंड के हितैषी के रूप में कार्य करते हैं, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, पर कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी की वजह से उत्तराखंड क्रांति दल वो आंदोलन नहीं कर पा रहा था जिससे जनता सड़कों पे आए। तो हमें भी संघर्ष समिति की तरफ से हमें भी सड़कों पे आना पड़ा और हमने बोला कि अगर कोई भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर वो उत्तराखंड के हित में इस आंदोलन में आना चाहता है, उसका स्वागत उसको आना जी, उसका स्वागत है। क्योंकि पार्टी है तो पार्टीवाद, क्षेत्रवाद
जातिवाद, ये तो सब हमें पीछे रखना पड़ेगा और मेरे को सच को उत्तराखंड हितैषी बन के आना पड़ेगा, उत्तराखंड को बचाने आना पड़ेगा। जब राज्य बचेगा तभी तो राजनीति भी हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब बिल्कुल ये यूकेडी की मिसाल ऐसी ही है कि जैसे देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस जिस वक्त काम कर रही थी और उसके बाद में फिर किस तौर पर वो पूरा परिप्रेक्ष्य क्या था। लेकिन हमने आम आदमी पार्टी को देखा, अन्ना और अरविंद केजरीवाल का मूवमेंट शुरू हुआ और फिर सिस्टम में आकर के सिस्टम को ठीक करने की बात करते हुए अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आ गए, पार्टी खड़ी कर ली। आपको क्या ऐसा लगता है कि अब चुनावी राजनीति में या राजनीति में आकर के इन तमाम चीज़ों की मांगों को पूरा कराया जा सकता है? ऐसा कभी दिमाग में आता है? देखिए जबर जी, अब देखिए, हमने तो जब मजबूरन स्थिति ये हो गई थी कि उत्तराखंड का बिल्कुल जमीनों की खुर्द-बुर्द लूट हो रही थी, तब जाके हमने मूल निवास बुकानून संघर्ष समिति का गठन किया। और हमारा गठन तो तब तक है जब तक बुकानून मूल निवास लागू नहीं हुआ। बाकी हम भी जानते हैं कि इस जो चीजें हैं वो पॉलिटिक्स से बदलती है, सिस्टम के अंदर बदलती हैं, राजनीति के द्वारा बदलती है। और उत्तराखंड की भले की राजनीति तो प्रदेश में होने चाहिए। और हम तो चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके व्यक्ति को यही बोलते हैं कि आप किसी भी पार्टी में हो सकते हो, कोई भी आपका विचार वैचारिक रूप से आप कोई भी सोच सकते हो, परंतु आपको सच्चा उत्तराखंडी होने की करना पड़ेगा और उत्तराखंड के हित की राजनीति करनी पड़ेगी। और हम तो देखिए, एक बड़ा आंदोलन है हमारा, तो फोकस सिर्फ इसमें है कि बुकानून मूल निवास किसी न किसी तरह से लागू हो। और उसके बाद हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता जो बोलेगी हम वो करेंगे। अगर जनता बुकानून मूल निवास के ड्राफ्ट से सहमत है, जो उत्तराखंड सरकार का रहेगा, तो हमारी खुद ब खुद स्वतः ही बुकानून मूल निवास संघर्ष समिति उसी समय भंग हो जाएगी जो हमने बनाई है। और नहीं होगी तो फिर हम अलग प्रकार से कुछ सोचेंगे। मैं आपसे पूछ रहा था कि पिछले चुनाव में इस किस्म की बातें सामने आई थी कि कोई पार्टी और कहा जा रहा था यूकेडी आपको चुनावी राजनीति में टिकट देकर के उतारना चाहती है। मैं पूर्व में उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन का अध्यक्ष रहा था, जो उत्तराखंड क्रांति दल की छात्र विंग रही थी। जी। तो हम तो संघर्षों की उससे ही आए हैं। तो उस समय मैं नहीं जानता कि ये बातें कहाँ से आई, क्योंकि फिर हमने आंदोलन की वजह से, क्योंकि आंदोलन न्यूट्रल रहे, आंदोलन जनता का आंदोलन बना रहे, तो हमने उत्तराखंड क्रांति दल भी इसी वजह से छोड़ी है कि कुछ कारणों से। तो इसी वजह से, बाकी मुझे नहीं पता कि ये उस समय के ये खबरें कहाँ से है। परंतु मैं वही कह रहा हूँ, हमारा भी मेन फोकस कानून मूल निवास को लागू करवाना है। उसके बाद जनता के बीच आया जाएगा। और जनता अगर उत्तराखंड में बुकानून और मूल निवास से, उसके कानून से सेटिस्फाइड होगी, संतुष्ट होगी, तो हम इस पूरी संघर्ष समिति को बंद करेंगे, वरना हम और भी बड़ा आंदोलन करेंगे और जनता जो कहेगी उस समय वो किया जाएगा। ठीक है। उत्तराखंड से लेकर के अलग अलग जगहों के दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं। उत्तराखंड में सख्त भू कानून को लेकर के जो मांगे आप लोगों की हैं, कई सारे संगठन हैं जो इस किस्म की मांगे करते हैं, वहाँ के लोग। आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? सरकार जैसा कानून चाह रही लाना, उससे आप संतुष्ट होंगे, या आपको लगता है कि नहीं हम ये चाहते हैं और सरकार ऐसा चाहती है? देखिए, सरकार क्या चाहती है वो तो अभी हमें खुद ही नहीं पता है, क्योंकि सरकार ने तो कोई ड्राफ्ट या कोई ऐसा चीज पेश नहीं करी। हम तो यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जमीन की खरीद फरोख्त पे, पहले तो कृषि आधारित जमीन पे तुरंत रोक लग जाने चाहिए। दूसरी बात, जो नगर निकायों का विस्तार किया गया है, जिस वजह से ये हुआ है कि उत्तराखंड के जो गांव थे, जो कस्बे थे, वो शहरी क्षेत्र में आए और उनको शहरी क्षेत्र में कोई पाबंदी नहीं है जमीन खरीद फरोख्त की, तो तुरंत रोका जाए। और जो पुरानी जो निकायों में जो शामिल हुए हैं कस्बे या गांव, उनकी जमीनों की जो खरीद फरोख्त हुई है उसका ब्यौरा दिया जाए। और पुराने जो जमीन के सौदे हुए हैं राज्य बनने के बाद से, उनका हिसाब दिया जाए। और 1962 के बाद से कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है उत्तराखंड में, भूमि बंदोबस्त, जिसके बाद हमें पता ही नहीं चल रहा है हमारी कितनी कृषि आधारित जमीन बची है, कितनी कृषि आधारित जमीन हमारी अकृषि हुई है, और कितनी कमर्शियल कृषि आधारित जमीन हमारी जो कमर्शलाइज हो गई है। और सबसे बड़ी बात है, हम ये भी कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड में 30 साल से रहा है उसकी पृष्ठभूमि जांची जाए, तभी उसको 200 वर्ग मीटर की जमीन खरीदने की अनुमति मिले, और वो भी परिवार के एक व्यक्ति को मिले। ठीक है। तो यही हमारी मुख्य मांग है। इसमें हम मूल निवास तो जरूरी है कि जो भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया था, कि जो सन 1950 से संविधान ने जो हमें अधिकार दिया था कि जो जिस राज्य में रह रहा है उस राज्य का मूल निवासी है,
तो हमें स्थायी निवासी क्यों बना दिया गया है इस प्रदेश में? तो हमें भी अपने मूल निवासियों के जो अधिकार थे, कि हम चाह रहे थे कि सरकारी नौकरियों में 90% जो अधिकार हों वो मूल निवासियों के हों, स्वरोजगार पे हों, तमाम तरह से विभिन्न योजनाओं में हो, स्वास्थ्य में हो, चाहे वो पहाड़ में रह रहा हो, चाहे वो तराई में रह रहा हो, जो मूल निवासी है वो तो मूल निवासी है, उसको स्थायी निवासी क्यों बना दिया गया आपने? जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका उत्तराखंड न्यूज़ के साथ जुड़ करके आपने अपनी बातें बड़ी बेबाकी के साथ में रखी और सरकार के सामने एक प्रस्ताव भी रखा कि किस तौर पर उत्तराखंड को बचाया जा सकता है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की दूसरी तमाम चीज़ों को अपनी मांगों के साथ में। बहुत शुक्रिया लुष्यन टोडियाल जी, आपने हमें वक्त दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद जबर जी। जी, बहुत अच्छा लगा आप चर्चा करके, चर्चा हुई है, गहरी चर्चा हुई है, और आशा करता हूं मैं उत्तराखंड की जनता ये चर्चाएं देखिए, और उत्तराखंड की जनता से भी निवेदन है कि बड़ी से बड़ी संख्या में इस आंदोलन को मजबूत दे, ताकि उत्तराखंड के हितों की रक्षा की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में हमारे खास मेहमान उत्तराखंड से, देवभूमि से, उत्तराखंड न्यूज़ पर आप देख रहे थे बातचीत लुष्यन टोडियाल के साथ में। जिस अंदाज में बीते 24 वर्षों में जो मांगें चली आ रही हैं सरकार के सामने, उत्तराखंड के वासी, उत्तराखंड के लोग अपनी मांगें रख रहे हैं सख्त भू कानून को लेकर के, अब तक वो मांगें पूरी नहीं हुई हैं। लुष्यन टोडियाल दरअसल एक संघर्ष समिति है मूल निवास और भू कानून के, उसके सह संयोजक हैं, और ऐसे में अब आगे आने वाले दिनों के लिए, बजट सत्र के लिए, इस बीच में इस संघर्ष समिति का रवैया क्या होगा, सरकार किस तौर पर इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक समन्वय के साथ आगे बढ़ेगी, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप सभी देवभूमि वासियों और देश के वासियों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने देखा, आप लोगों को कोई सजेशन हो, आप लोगों को कोई सुझाव हो या आपके कोई सवाल हो तो आप हमें लिख सकते हैं। आप हमारे उत्तराखंड चैनल को, इस पेज को लाइक शेयर करें। बहुत शुक्रिया।